समाज में लोग धर्म के नाम पे पखंड करते हैं, पखंड करके आगे लोगों को अंधविश्वास में डालते हैं, उनको लूटते हैं, उनके पैसे की कमाई करते हैं, उनका समय बर्बाद करते हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। हमारी लड़ाई उन लोगों से है कि समाज में को बताना होगा, कुछ सवाल होंगे उसके, जैसे कि उसने 23 शर्तें थी उसकी अलग अलग तरह की, उसमें से कुछ एक आपको बताता हूँ कि वो जो कहता है बंदा या बाबा कि मेरे पास शक्तियाँ हैं, वो इन 23 शर्तों में से कोई है या रोकती है तो लोग कहते हैं कि रास्ता काट दिया तो इस रास्ते से जाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। नमस्कार, आपका स्वागत है भव्य पॉडकास्ट में। आज हम आपको तरिक्षल सोसाइटी के साथ मिलाने जा रहे हैं, जो हमें बताएंगे कि कैसे अंधविश्वास से बचा जा सकता है और वहमों भरमों से कैसे निकला जा सकता है। तो मैं स्वागत करती हूँ सुरजीत सर का और जसवंत सर का। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे पहले पॉडकास्ट भव्य पॉडकास्ट में। शुक्रिया जी, आपको बहुत सारी बधाई हो आपके पहले पॉडकास्ट के लिए। आप अपने बारे में कुछ बताएं, इंट्रोडक्शन दें। हाँ, हमारा जैसे आपने पूछा कि तर्कशील सोसाइटी से आप लोगों को अवगत कराना चाहते हैं, तो पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि तर्कशील सोसाइटी कब होंद में आई। वैसे तो तर्कशील सोसाइटी का मतलब है कि लोग तर्क से सोचें। तर्कशील सोसाइटी जो है वो 1984 में बनी। मैं उस समय 10वीं में पढ़ता था जब पहली बार एक किताब मेरे बड़े भाई लेके आए थे। उस किताब का नाम था ते देव को शार गए। वो किताब बेसिकली जो हमारे साउथ में केरला के रहने वाले थे डॉक्टर इब्राहिम जी काऊ, उन्होंने अपने तजर्बों के आधार पे वो किताब लिखी थी। उन्होंने दुनिया में, उनका ये मानना था कि जो लोग कहते हैं कि हमारे पास चमत्कार दिखाने की शक्ति है, दैवी शक्ति है, गैबी शक्ति है, मैंने तप करके ये शक्तियाँ हासिल की हैं, तो ऐसा दुनिया में कहीं किसी बाबा के पास नहीं होता। तो वो दुनिया का पहला आदमी था जिसने ऐसा चैलेंज दुनिया भर में कर रखा था कि अगर किसी के पास ऐसी शक्ति है तो वो ये शक्ति की परख करवाए, तो तभी पता चलेगा कि उसके पास शक्ति है या नहीं। तो उसने 23 शर्तें थी उसकी अलग अलग तरह की, उसमें से कुछ एक आपको बताता हूँ कि वो जो कहता है बंदा या बाबा कि मेरे पास शक्तियाँ हैं, वो इन 23 शर्तों में से कोई एक करके दिखाई। उनमें था कि कोई हम चीज़ छुपा देंगे, उसको ढूंढ के दिखाए। एक हमारा जो नोट होता है, करेंसी नोट, उसके ऊपर एक नंबर होता है, उसको हम सीलबंद लिफाफे में डाल देंगे, उसको उसका नंबर पढ़ के बताए। या कोई पानी को किसी और पेट्रोल में, खून में या दूध में बदल के दिखाए। किसी को नुकसान पहुँचा के दिखाए। आधे घंटे के लिए बिना जले आग पे चल के दिखाए। 5 मिनट के लिए नब्ज रोक के दिखाए। पानी पे चल के दिखाए। इस तरह की 23 शर्तें हैं। एक डेफिनेट लेंथ का कोई, मान लीजिए एक डंडा उसको दे देंगे कि 1 फीट का है, 12 इंच का, उसको 13 इंच का कर दे या 11 इंच का कर दे। या अपनी नज़र की शक्ति से किसी चीज़ को, जैसे चमचा, उसको बेंड डाल दे उसमें। तो ऐसी 23 शर्तें थी। उसमें से एक ज्योतिषियों के लिए भी थी कि हम किसी ज्योतिषी को 10 जन्म कुंडलियाँ दे देंगे और उसकी जानकारी जो है उन 10 लोगों के बारे में वो अलग एक लिफाफे में रखेंगे। तो उसके बारे में, उस जन्म कुंडलियों को हम दे देंगे उस ज्योतिषी को, तो उसको बताना होगा। कुछ सवाल होंगे उसके, जैसे कि ये लड़के की है, लड़की की है या किसी ट्रांसजेंडर की है, ये पढ़े लिखे की है या अनपढ़ की है, ग्रेजुएट की है, नौकरी पेशा की है या किसी बेरोजगार की है। इस तरह के सवाल वो हम उनसे पूछेंगे। उसमें भी 5% जो है उसकी गुंजाइश उसको छोड़ दी जाएगी, गलती की माफ़ी होगी। तो इस तरह का उसका चैलेंज था एक। तो वो पहला बंदा था पूरी दुनिया में ऐसा चैलेंज करने वाला। तो एक तो ये किताब जब मैंने पढ़ी तो एक तो लगा कि ये तो एक तरह से ऐसा था जैसे वो, मतलब कह लो पहलवान ऐसा जो चैलेंज दे रहा है लोगों को। दूसरी बात जो उसकी थी कि जो लोग सर घुमाते हैं, जो कहते हैं कि इसमें किसी की आत्मा आ गई है, भूत प्रेत आ गया है,
ठीक है, या कुछ भूत प्रेत वाली घटनाएं होती हैं, जैसे कि किसी के घर में खून के छींटे गिरते हैं, घर में अटैची पड़ा हुआ है, उसमें पैसे पड़े हुए हैं, उसको ताला लगा हुआ है, पैसे चोरी हो रहे हैं, घर में आग लग रही है, कपड़े कटे जा रहे हैं, इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, या किसी को भूत प्रेत दिखता है, इस तरह की जो घटनाएं हैं जिसको हमारा समाज भी समझता है कि ये भूत प्रेत की या किसी ऊपरी शय की हुई है, तो ऐसी जो उसके खुद के एक्सपीरियंस थे इस सभी भूत प्रेत वाले, वो भी उसमें दर्ज थे कि उसने कैसे इनको हैंडल किया, कैसे इनको ठीक किया। तो वो जब सारे मैं जब 10वीं में था तो गांव में रहता था, तो भूत प्रेत की बातें मैं भी छोटा होता बचपन से सुनता रहता था। दिमाग में यही था कि एक आत्मा होती है, बंदा मर जाता है, वो निकल जाती है आत्मा, फिर वो किसी प्रेत आत्मा बन जाती है, वो किसी के शरीर में घुस जाती है तो उसकी आवाज आने लगती है। तो जब मैंने वो किताब पढ़ी, एक तो वो भूत प्रेत वो सारे कंसेप्ट जो है मेरे दिमाग में से क्लियर हो गए, क्योंकि वो बंदा ऐसा नहीं है कि वो खुद कर भी रहा है और वेल डॉक्यूमेंटेड है उसकी किताब। सबसे बड़ी बात यह है कि उसने जब साईं बाबा के पास श्रीमती इंदिरा गांधी जाती है तो वो लेटर लिखता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कि आपका वहां जाना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि आप पब्लिक फिगर हो एक, ठीक है। तो या तो वो साईं बाबा जो चमत्कार करके दिखाता है वो पब्लिकली करके दिखाए, ठीक है, या वो इस काम को छोड़ दे। तो आपका जाना इसे उस जो उसने लेटर डाला वो वेल डॉक्यूमेंटेड लेटर है, उस पे डेट और पूरा वहाँ का रिकॉर्ड है, और वहाँ से उस समय पीएमओ ऑफिस से उसको लेटर भी जो आया है वो भी ऑन रिकॉर्ड है। तो वो सारी बातें उस किताब में जब बंदा ये देखता है कि वेल डॉक्यूमेंटेड भी है तो उसकी ऑथेंटिसिटी बन जाती है। तो पहली बार वो जो है मेरे दिमाग से इस तरह की बातें जो भूत प्रेत की थी वो निकली। तो वो किताब जो पंजाबी में ट्रांसलेट की वो हमारे बरनाला साइड के कुछ दोस्त थे जिन्होंने उसको पंजाबी में ट्रांसलेट किया। पंजाबी की कोई भी किताब 500 से ज्यादा कम ही बिकती है आमतौर पे कहा जाता है। अब तो कुछ है लोग जो 2000, 5000, 10,000 ऐसे बिकनी शुरू हो गई हैं, ये अच्छा एक ट्रेंड है। लेकिन उस समय इतनी की किताब बिकती थी, तो ये पहली किताब थी जो कुछ महीनों में बिक गई। तो इसके कितने एडिशन निकले। उसके बाद इब्राहिम टी काबूर की दूसरी किताब थी गॉड स्पिरिट्स एंड डेमन्स करके, उसका पंजाबी में नाम रखा हमने देव दैंत अते रूहां। तो दूसरी किताब भी हमने ट्रांसलेट की। दोनों किताबें अब तक एक रफ सा अंदाजा अगर लगाएं तो 2 लाख से ऊपर बिक चुकी हैं। मतलब इतनी बड़ी गिनती में शायद ही पंजाबी की किताब लिखी हो। तो जब हमने देखा हमारे दोस्त जो थे बरनाला साइड के कि जिस तरह की बातें इसमें लिखी हुई हैं उसी तरह की हमारी सोसाइटी में भी हो रही हैं, तो उन्होंने उसी तरह का पहला तो चैलेंज कि पंजाब में भी अगर कोई बाबा कहता है कि हमारे पास इस तरह की शक्ति है तो वो परख करके दिखाए। उस समय हमने 10,000 का इनाम रखा था कि हम उस बाबा को 10,000 का इनाम रखेंगे जो 23 शर्तों में से कोई भी करके दिखाएगा। कोई भी एक करके दिखानी है, 23 नहीं करके दिखानी है, कोई भी एक करके दिखानी है। जैसे हमारे घर में आमतौर पे देखा जाता है कि गोल्ड चोरी हो गया या पैसा ज्यादा चोरी हो गया तो हम जाते हैं, वो हजरायत निकाल के बताता है कि ये किसने किया होगा। तो इसी तरह से हमने रखा हुआ था कि हम कोई चीज वस्तु को कहीं लुको देंगे तो उसने बताना है कि कहाँ छुपाई हुई है। इस तरह की 23 शर्तें थी। तो एक तो हमने प्रॉपर सोसाइटी बनाई, उसका नाम रखा हमने तरकशील सोसाइटी पंजाब। 1984 की बात है, और ये जो चैलेंज है ये हमारे पूरे पंजाब में हमने किया। और उसके बाद हमने भी जिस तरह से एक तरह से जो इब्राहिम टी काबूर ने जो केस ठीक किए थे उसी की गाइडेंस लेते हुए एक तरह से वो किताब हमारे लिए ट्रेनिंग का काम करती थी। उसी तरह के केस हमारे पंजाब में जो होते थे वो हमने करने शुरू किए जब, तो 1-2 साल में ही हमारे पास इतने ज्यादा हमने केस सॉल्व किए कि उसकी एक किताब हमने खुद छपवाई। उसका नाम रखा ते फिर आग लगनों बंद हो गई। उसमें 40 के करीब जो केसेस हैं अलग अलग तरह के। किसी के घर में आग लगती है, उसका पता नहीं चलता कि किस तरह से लग रही है, या कपड़े फट रहे हैं, या पैसे चोरी हो रहे हैं, और वो भी कोई छोटी मोटी तादाद में, बड़ी जैसे लाखों में रुपए चोरी हो रहे हैं। और कुछ केसेस में तो डेथ्स भी हो गई थी मिस्टीरियस तरीके से। तो इस तरह के केस जो हमने सॉल्व किए उसमें बच्चों के भी हैं, उसमें अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। किसी की आर्थिक समस्या है, किसी की इमोशनल की समस्या है, किसी बच्चा को पढ़ना चाहता है उसको पढ़ने नहीं दिया। तो इस तरह का जो है वो उसमें सारी हमने जो किताबें, उसके बाद हमने भी उसी पैटर्न पे किताबें छपवानी शुरू की।
तो ये इसका जो है, इसकी बैकग्राउंड जो है तर्कशील सोसाइटी की इस तरह से पढ़ी। जब आपके पास पहला केस आया था अबे पहले तो कौन सा आया था? हमारे पास आपने 10th में जैसे स्टार्ट किया हाँ, पहला हाँ, केस। इस तरह के अभी एग्जैक्टली तो नहीं है कि पहला केस, क्योंकि हमने उनमें से जो 40 केस हैं जो बहुत प्रोमिनेंट थे, जिसमें कुछ ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट में बंदे को क्लियर हो जाए कि इस तरह की घटनाएं जो होती थी और इस तरह से सॉल्व हुई हैं, हमने वो ही दी हुई हैं। वैसे जो बाबा लोगों को चैलेंज किया हुआ था, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि उसमें पहली बार 1986 में संगरूर जिले का गांव है एक महला चौक, वहाँ का एक बाबा था। उसने ये कहा था कि मेरे को आपकी 23 शर्तों में से जो किसी को नुकसान पहुंचाने वाली शर्त है वो मंजूर है और मैं किसी बंदे को मार सकता हूँ जान से। तो उसने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया। तो वहाँ के जो सरकारी स्कूल है वहाँ हमने लोगों को बताया, क्योंकि भरे लोगों के इकट्ठ में हमने वो दिखाना होता था उस चैलेंज को। तो वो जब वो दिन आया, उससे पहले उसने बहाने बनाने शुरू कर दिए कि वो गांव उसी गांव का बंदा हो जिस गांव का मैं रहने वाला हूँ। तो हमने वो बंदा भी ढूंढ लिया, दलजीत सिंह नाम का। तो उससे पहले वो फिर भाग गया, वो आया नहीं। उसके बाद एक उधर ही है एक गांव बठिंडा जिले में, वहाँ की एक कोई लड़की है, वो बाबा बनी हुई थी। उसने चैलेंज रखा कि आप ताला लगा के रख दोगे और मैं अपने जादू मंत्र से खोल दूंगी। तो वो भी उसके सामने ताला रख दिया, तो वो अपने मंत्र वगैरह मारती रही, वो नहीं खुला। तो उस समय हमने 1000 रुपया जो है जमानत की राशि देते थे हम, ताकि हमारा कोई वक्त ऐसे ही खराब ना करे। तो वो हमने जो चैलेंज रखा था तो वो भी नहीं कर पाई। तो वो 1000 रुपया हमने फिर वहाँ की पंचायत को दे दिया था कि किसी काम आ जाए। इसी तरह तीसरा जो केस था वो था, उसमें एक ज्योतिषी है, फतेहगढ़ साहब बसी पठाना का ज्योतिषी था। उसने कहा कि मैं आपकी जो ज्योतिष वाली है शर्तें उसमें करके दिखाऊंगा। तो वो भी उससे पहले 2 दिन पहले उसने एक अपना एफिडेविट बनाया, हल्फिया बयान दे दिया उसको कोर्ट को कि मैं ये शर्तें पूरी नहीं कर पाऊंगा। फिर एक केस था बठिंडे जिले का ही था कि एक बाबा था, उसने कहा कि आप पगड़ी को 7 गांठे बांध कर टेबल पे रख दोगे और मैं अपने मंत्र मार के 7 गांठे खोल दूंगा। तो वो हमने गांठे बांध के रख दी पगड़ी को। तो वो आया और उसने मंत्र करता रहा, फिर टाइम मांगता रहा। ऐसे करते करते 5-7 घंटे उसने लगाए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। 7 घंटे तो क्या, एक भी गांठ नहीं खोल पाया। उसने ड्रिंक कर रखी थी, लेकिन जब उसने हाथ खड़े कर दिए तो लोगों को भी गुस्सा आया हुआ था। तो फिर वो पहला केस था जिसमें बाबा की पिटाई हुई। अदरवाइज तो हम उसको पुलिस को सौंप देते थे कि अब इसका क्या जनता को समझाना मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी लेटेस्ट जो है, जो सबसे डेंजरस एक जो चल रहा है ट्रेंड, वो है कि अब ट्रेनिंग देने का बच्चों को, एक ट्रेनिंग देने के नाम पे कि बच्चों की पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं बन रही। तो एक तो हम ऐसी ट्रेनिंग देंगे, ऐसे इंस्टीट्यूट्स बनी हुई हैं कि वो कहते हैं कि हम ट्रेनिंग देंगे बच्चों को और उनको उनकी हम ये उस ट्रेनिंग में ये भी होगा कि हम आंखों पे पट्टी बांध देंगे और बच्चा फिर भी सूंघ के पढ़ सकेगा, कि वो किताब जो है वो पढ़ सकेगा। अगर आप उसको ताश का पत्ता दिखाओगे वो बता देगा कि कौन सा कलर बता देगा कि ये कौन सा कलर है। तो ये बातें जो हैं वो आजकल ऐसी इंस्टीट्यूट्स बन गई हैं। वो 10,000 15,000 ऐसे वो फीस लेते हैं। तो हमारे बंदे जो तर्कशील सोसाइटी के, वो तो बहुत सालों से आंखों पे पट्टी बांध के मोटरसाइकिल चला लेते हैं। हमने मोहाली के आसपास के गांव में जब भी कभी कोई प्रोग्राम किया है तो शुरू ही यहाँ से होता था कि आंखों पे पट्टी बांध के हम डॉक्टर को भी बताते थे ताकि वो देख सके कि हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर हमारा वो बंदा जो है पूरे गांव का चक्कर लगाता था मोटरसाइकिल के ऊपर। तो लेकिन ये एक प्रैक्टिस है कि वो कैसे होता है। तो ये अभी होशियारपुर में एक इसी तरह की जो संस्था है उसने दावा किया हुआ था कि हमारे बच्चे जो है आंखों पे पट्टी बंद कर वो देख सकते हैं और सूंघ कर पढ़ सकते हैं। तो हमारा ये मानना है कि आदमी की सिर्फ जो सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो देखने वाला आँख ही है। आँख के थ्रू जो उसके पीछे पर्दा बना हुआ है उसके ऊपर। हाँ जी सुरजीत सर, आप अपने बारे में बताएं कुछ। मेरा नाम सुरजीत सिंह है। मैं
लेक्चरर बाहर, वो भी दिसंबर में रिटायर हुआ हाँ हूँ। जी। मैं भी तर्कशील सोसाइटी में बहुत देर से जसवंत जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इस समय मैं मोहाली तर्कशील सोसाइटी का जथेबंदक मुखी हूँ। हम बहुत देर से लोगों को समझाने में लगे हुए हैं कि कैसे आप अंधविश्वास से बच सकते हो। पहले मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि कई लोगों के मन में तर्कशील सोसाइटी के बारे में कुछ गलत जानकारी हो हाँ जाती जी। है कि ये पता नहीं किसी धर्म के खिलाफ हैं या क्या है, ऐसे हाँ जी। चलता है समाज में। जैसे बिल्कुल। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा किसी धर्म से कोई वास्ता नहीं है हाँ जी। कि कोई किस धर्म को मानता है, हमें उससे कोई इतराज़ भी नहीं है। हमारा इतराज़ इस बात से है कि जो समाज में लोग धर्म के नाम पे पखंड करते हैं, पखंड करके आगे लोगों को अंधविश्वास में डालते हैं, उनको लूटते हैं, उनके पैसे की कमाई करते हैं, उनका समय बर्बाद करते हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। हमारी लड़ाई उन लोगों से है हाँ जी। कि समाज में ऐसा कुछ भी नहीं होता जैसे जसवंत जी ने बताया है हाँ कि जी। हमारा चैलेंज है कोई अपनी कोई शक्ति हमें दिखा दे कि हम उसको इतना नाम भी देते हैं। ऐसा हमारा मानना है कि ऐसा कुछ भी कोई नहीं कर सकता। हमने समाज ने आगे बढ़ना है तो हम अपनी मेहनत से आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। हमारा किसी के धर्म के साथ कोई किसी ने अच्छा काम करना है, कोई धर्म को मान के अच्छा काम करे, अच्छी बात है। हमने धर्म को नहीं मान के हम कोई अच्छा काम करे तो भी अच्छी बात है। समाज के लिए जो अच्छा काम कोई करता है वो अच्छा है। हमारा जो लड़ाई है हमारी वो पखंड से है, जो लोग धर्म के नाम पे पखंड करते हैं उससे लड़ाई है। कि हम लोगों को इसीलिए समझाते हैं कि उस पखंड उसमें फंसा के लोग जो चालाक लोग कहते हैं उनको, जो जैसे कोई ज्योतिषी बना हुआ, कोई बाबा बना हुआ, किसी ने डेरा बनाया, हम कहते हैं कि वो चालाक लोग हैं जो लोगों को, भोले वाले लोगों को धर्म के नाम पे ठगते हैं। इसके बहुत सारे हमने चैलेंज भी दिए हुए हैं, कोई किसी ने चैलेंज कबूल नहीं किया। तो हम स्कूलों में जाके, गांव में जाके सेमिनार प्रोग्राम करवाते हैं लोगों को समझाने के लिए कि आप इन ठगियों से कैसे बच सकते हो। वो हमारा निरंतर प्रोग्राम जारी है, अभी भी जारी है। इसके लिए मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देनी चाहता हूँ कि जैसे एस्ट्रोलॉजी का चलता है, खासकर अपना चंडीगढ़ मोहाली शहर है, इसमें बहुत बड़े बड़े पंडित बैठे हैं जो लोगों का भविष्य बताते हैं। वैसे तो उनको अपना भविष्य नहीं पता होता। कुछ साल पहले की बात है कि मोहाली में एक अब भी कई बार चल जाती है कि एक मुहिम चली सी कि जो नजायज कब्जे हैं उनको हटाना है। एक पंडित बैठा था 3 फेस में बैक साइड में कि नजायज किसी का थान लेके बैक साइड को दरवाजा खोल के ते उसकी दुकान है जी वो गमाडा वाले ने उठा दी उस दिन आके। ते किसी बंदे ने जाके पूछा कि बाबा जी तुम तो लोगों को बहुत आगे की बात बताते हो कि तेरे साथ ये वापरने वाला है, तेरे साथ ये वापरने वाला है, कि तुझे अब अपना नहीं पता चला कि मेरी आज दुकान टूटने वाली है। उनको कुछ नहीं, हमको बेवकूफ़ बना के तोड़ देते हैं। इनके लिए हमने मोहाली में 2 सेमिनार कराए हैं। जो मोहाली चंडीगढ़ के चंगे एस्ट्रोलॉजी हैं उनको हमने स्पेशल लेटर लिखी उनके एड्रेस पे, उनको डेट दिया, टाइम दिया कि आप आओ हमारे पास, हमारे सेमिनार में आओ। उनके नाम की हमने कुर्सी खाली रखी कि आपके पास कुछ दिखाने को है तो आप, जैसे इन्होंने कहा कि हम आपको आपकी बनाई हुई जन्म पत्रियां देंगे, आप उनमें से ही आपसे क्वेश्चन करेंगे और आके अगर आपके पास है कुछ तो हमें दिखाओ आके। कोई जहाँ का पंडित चंडीगढ़ मोहाली का कोई भी है उसने कबूल नहीं किया, कोई नहीं आया, हमारी कुर्सी खाली पड़ी, किसी ने चैलेंज एक्सपेक्ट नहीं किया। उससे हमारा जो है हमने अपना फिर प्रोग्राम किया कि उनकी कुर्सी है जी खाली पड़ी रहे। सो हमारा यही हम लोगों को समझाते हैं कि इन बातों में कुछ नहीं है। आप अपनी मेहनत करो, अपने बच्चों को अच्छे उनको पढ़ाई की तरफ तोड़ो, अच्छे काम रोजगार की तरफ तोड़ो, ना कि आप इन बाबाओं के पीछे लग के अपना विषय जो खराब करो। हमारा लोगों को यही जो तर्कशील सोसाइटी है इसका मेन मकसद ये है।
आप टूने टोटके पर विश्वास करते हो या नहीं। फिर उस पे भी नहीं? नहीं, हम टूना टोटका कुछ नहीं हो सकता कि हमारा ये मानना है कि हम अभी भी कहते हैं कि कोई जैसे चौक में कोई रख देते हैं, हाँ जी। हम तो उसको वैसे उठा लेते हैं, उसमें से जो बर्तन वाली चीज़ है हम बर्त लेते हैं हाँ जी, उसको। जैसे त्योहारों पे ज्यादा होता है हाँ ऐसी जी। चीजें। तो वो उसमें कोई भी हमारा ये है कि कोई टूना टोटका कोई हम अपनी लेके जाएंगे, जैसे कोई लड्डू में कोई कहे भी हम हमारा दिया हुआ कोई लड्डू खा ले, वो उसको नुकसान होगा, वो हाँ मर जी। जाएगा। ये है कि लड्डू का नुकसान क्या हो सकता है, उसमें जहर हो तो जरूर बंदा मर जाएगा। हम अपना लड्डू लेके जाएंगे, उसमें जिसने कोई टूना टोटका करना वो कर ले, हम उस लड्डू को खाएंगे। कोई उसमें जो खाने वाली चीज नहीं है, बर्तन वाली चीज है, किसी ने वहाँ पे कोई चूड़ी रखी है, कोई मैं कहता हूँ टूने टोटके में हाँ जी, कपड़े कोई वगैरह कोई रख सोने की देते हैं। मुंदी रख दे, मैं उसको उठा के डाल लूंगा, हाँ जी। मेरा क्या नुकसान हो जाएगा, कुछ नहीं। हम तो उसको उठा लेते हैं, वैसे ही उठा लेते हैं। जैसे कहते हैं कि अगर आपने मीठा खा लिया तो आपके ऊपर कुछ हो नहीं, गया कुछ है। नहीं, और ये तो मीठे में कुछ मिला हुआ फिर हाँ तो जी। नुकसान हो सकता है आपका। ओके। ये आप मीठे में किसी ने जहर मिला के हाँ आपको जी, खिला तो दिया फिर बन तो नुकसान होगा आपका। हाँ जी। लेकिन अगर मीठे में कहे कि मैं जंतर मंतर से आपका नुकसान कर दूं, हाँ जी, तो वो उससे कुछ संभव नहीं, नहीं है। वो संभव नहीं है। और हम लोगों को समझाते हैं बहुत, मैं तो टीचर हूँ, मैं बच्चों को हाँ इन जी। बातों के लिए बहुत समझाता रहा हूँ। लेकिन समाज हमारा अभी ऐसा है कि उन पे इन बातों का जो प्रभाव है कि ये बातें होती हैं, टूना टमन होता असर है, नहीं होता। भूत प्रेत होते हैं, ये होते हैं, उनका विश्वास भी ज्यादा बना हुआ है। हाँ जी। वो उनसे निकालना बड़ा मुश्किल है। हाँ जी। इसको मैं थोड़ा सा इसकी मैं एक एग्जांपल हाँ जी, बच्चों स्कूल। वाली हाँ जी। अपने स्कूल के सिखाता हूँ कि मैंने अपने जब जहाँ मैं पढ़ाता था स्कूल में, बच्चों को ये बात मैं अक्सर करता रहता था कि भूत प्रेत ऐसा कुछ नहीं होता, हाँ कहीं जी। कहीं कुछ नहीं। हम मुझे बोलोगे कहाँ जाना, मैं जहाँ आपको लगता है कि भूत प्रेत हाँ है जी। मैं जा सकता हूँ। हाँ जी। तो उन्होंने बड़ी बच्चों ने कदे कोई था पता नहीं कि आप जहाँ जाओ मैं वहाँ चले जाना। एक लास्ट में आ गया कि आप शमशान घाट में जाके दिखाओ। हाँ जी। ते एक दिन ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते क्लास में बात चलती रही तो मूड बना कि हम चलो आज शमशान घाट चलते हैं। हाँ जी। गर्मी का दिन था, दोपहर का समय था, 1-1:30 बजे का। हाँ जी। ते मैंने कहा भी चलो जिसने मेरे साथ जाना आज आप दोपहर को शमशान घाट जाते हैं, क्योंकि लोगों के मन में ये वहम है हाँ जी। कि दोपहर को शमशान घाट में भूत प्रेत होते हैं, वहाँ कोई जा नहीं सकता। हाँ जी। तो मैं स्कूल से चला तो मेरे साथ 20 के करीब बच्चे चल पड़े साथ हाँ में। जी। जाते जाते रास्ते से आधे के रास्ते जाते जाते 10 बच्चे पीछे आगे डर के वापस मुड़ आए। हाँ जी। तो उसके बाद फिर हम आगे जाते रहे, जो लास्ट में पहुंचे तो एक बच्चा मेरे साथ रह गया। हाँ जी। ये सारे बच्चे डरते वापस चले गए कि ये तो सच में वहाँ उनके जा मन में रहे इतना डर था। इतना डर था कि हम नहीं जा सकते। हाँ जी। तो लास्ट जो बच्चा रह गया, मैं उसको फिर जफ्फी डाल के पचका के मैं उसको अपने साथ लेकर गया हाँ जी। कि हम घूम के आते हैं, चलो शमशान घाट में। हमने हाँ बीड़ा वहाँ पे घूमे, देखा तो उस दिन वहाँ पे एक शिवा जल रहा था। हाँ जी। किसका था हमें नहीं पता, क्योंकि वो आग लगा के वो वापस मोड़ आए थे। हाँ जी। तो वहाँ पे जैसे शिवे में कोई बर्तन वगैरह छोड़ते हैं, तो हाँ किसी जी। ने वहाँ पे गिलास रखा हुआ था। हाँ जी। तो हम घूमते घुमाते आते आते हमने वो गिलास भी उठा लिया वहाँ से। हाँ जी। गिलास उठा के चलो हम वापस आके स्कूल में आए। हाँ जी। तो मैंने आके स्कूल में बोला कि बच्चों को ले हम वहाँ से गिलास लेके आए। पहले तो बच्चे जब हम वापस आए हाँ तो जी। उनके मन में ऐसा था कि ये शिवियों में जाके वापस कैसे आ गए, हाँ जी। कि वो ऐसे था भी पता नहीं कैसे वापस वहाँ मुड़े। से तो कोई हाँ, वापस आ ही नहीं सकता। वहाँ से तो वहाँ तो दोपहर में तो भूत हाँ चिंबड़ जी, जाते हैं, ये हाँ हो जी, जाता है। हाँ जी। तो मैंने आके बैठा, मैं कहा, जाओ इस गिलास को धो के पानी लेके आओ इसमें। हाँ जी। तो बच्चे गया, कोई पहले तो डरता, कोई गिलास को हाथ नहीं लगा रहा था। हाँ जी। तो फिर एक बच्चा गया और धो के पानी लेके आया। तो जब मैं पानी पीने लगा तो मेरे साथ का स्टाफ भी बोले कि नहीं सर इसमें मत पियो, इसमें मत पियो। हाँ तो जी। मैंने पानी पिया, उसका कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं जो बात एक्चुअल में कहनी चाहता हूँ कि इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने ये नहीं कहा कि वहाँ पे भूत नहीं होते। हाँ जी। उन्होंने मुझे ये बोला कि आपने कुछ जंतर मंतर किया हुआ है, हाँ जी। तभी आपको भूत नहीं चिंबड़े, नहीं तो हाँ जी। भूत तो होते हैं। मतलब कि इतना भूत प्रेत वश में किए हुए। हाँ, मतलब इतना मन में इतना डर- साढ़े मन में भूत बसे हुए वहम हैं डाला हुआ है। लोगों के, क्योंकि हम बातें ऐसी सुनते हैं। बिल्कुल। तो वो फिर भी
बात को मानने को तैयार नहीं हुए कि भूत प्रेत नहीं होते। फिर उनको फिर भी समझाया, लेकिन मैं ये पॉजिटिव मैं इस बात से हूँ कि बहुत लोग अब इन भूत प्रेतों से निकल चुके हैं। जैसे लोग कहते हैं फिर उस हॉस्पिटल्स में गिलास का बहुत क्या हुआ होते हैं। फिर फिर जो गिलास था वे पहले तो उन्होंने कहा भी ये गिलास है, इसको अलग रखो, हमारे बर्तनों में ये गिलास नहीं होना चाहिए। हाँ जी। चलो थोड़े दिन अलग ऐसे ही रहा। फिर जब रूटीन में मैं बोलना कि उसको गिलास को ले आओ, उसमें पानी ले आओ, वो गिलास ऐसी टेबल पे रख देना, हाँ जी। और हफ्ते 10 दिन में गिलास है जोड़ा वो बाकी गिलास बर्तनों में मिक्स हो गया। मिक्स हो गया, हाँ जी। ते फिर सभी जो स्टाफ है किसी को पता ही नहीं चलता भी कौन हाँ उसमें जी। पानी पी रहा है कौन नहीं पी रहा। ये सारा वहम जो निकल गया हाँ उनका। जी। लेकिन भूत प्रेत का वहम मैं कहूँगा कि सारे बच्चों से या टीचरों में से मन से निकल गया, वो नहीं निकला। संभव नहीं है। वो संभव नहीं है, क्योंकि हम बहुत डीपली इस बात में हाँ गए जी। हुए हैं। इसको थोड़ा समय लगेगा अभी। हमारी कोशिश यही है कि हम लोगों को इन बातों से अवगत कराते रहें। जैसे जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, उनकी अनाई मौत क्या ही जाती है, तो फिर उनकी तो गति ही नहीं होती, तो फिर उनकी आत्मा तो भटकती है। वैसे तो चलो आपने आत्मा की बात की है कि आत्मा हम जो हैं, हम तो आत्मा में विश्वास नहीं रखते। हाँ हम तो जी। कहते हैं हमारी बॉडी है ये एनर्जी से चलती है जी, हाँ जी। मैटर से बनी हुई है जी। हाँ जी। इसमें कोई आत्मा वगैरह नहीं होती। आत्मा के लिए बहुत लोगों ने दिखाया हुआ है, वैसे भी किया हुआ है हाँ कि जी। कोई रशिया में एक्सपेरिमेंट हुआ था। उन्होंने एक शीशे के मकान बना के, बॉक्स बना के उसमें कोई बंदा रखा। जब हाँ वो जी। बंदे की डेथ हुई तो शीशा तिड़ गया, हाँ जी। उसकी आत्मा निकली, तो शीशा तिड़ गया, उसमें से उसकी आत्मा हाँ निकली। जी। मैं कहता हूँ इसका हमें रशिया जाने की जरूरत नहीं इस बात के लिए। हाँ जी। हम जाओ, ये कोई बोतल लो, अपनी गिलास लो, उसमें एक आत्मा गया तो तुम उसमें 100 चींटी डाल दो, उसमें चींटी हाँ डाल दो, जी, चींटी हाँ में भी जी। तो आत्मा होती है। बिल्कुल होती हम है। कहते हैं सभी में आत्मा है। हाँ जी। 100 चींटी डाल दो उसमें, उसको बंद कर दो, फिर पानी पा के उसमें बंद कर दो। वो जो चींटी है 100 की 100 मर जाएगी हाँ उसमें। जी। उसकी आत्मा, ना बोतल को कोई नुकसान होगा, ना गिलास को होगा, किस पास से नहीं जाएगा। वो 100 आत्मा कहाँ गई फिर उसकी? बिल्कुल सही बात। आत्मा तो हाँ जी। हमें ये बाबों ने, पखंडियों ने जो है वो इसी बातों में उलझाया हुआ है। हाँ जी, जैसे वो कहते हैं कि हमारी दुनिया अलग है, उनकी दुनिया अलग है। वो क्योंकि हमारा उन पे विश्वास ज्यादा बना हुआ, हम उनकी बातों को मानते हैं। अगर आप थोड़ा लॉजिक करने लग जाओ, हाँ जी। हर बात के पीछे आप लॉजिक करो। हमारा मकसद भी यही है कि आप की क्यों किमें आप हाँ जी। क्वेश्चन करो। बिल्कुल। ऐसे नहीं कि किसी ने आपको बोल दिया, जैसे पिछले समय में 97 की बात है जब मूर्तियों को दूध पिलाया लोगों ने। हाँ जी। 95 के करीब, 94 के पढ़े लिखे लोग भी मूर्तियों को दूध पिला रहे हैं कि हाँ आज जी। दूध पी रहे हैं, भगवान जी दूध पी रहे हैं। ना पहले उन्होंने दूध पिया, ना उसके बाद पिया, एक हाँ दिन जी। पिया। क्योंकि लाइन में अच्छे पढ़े लिखे लोग भी लाइन में लग के उनको दूध पिला रहे हैं। हाँ जी। हमारा विश्वास बना हुआ है। बाकी यहाँ यहाँ पे तक आपने कहा ना हाँ जी। कि उनकी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है, हाँ जी। तो ये बात एक तरह से तो ठीक है। वो इस तरह से ठीक है कि वो लोग, बाकी सारी दुनिया तो काम करके कमाती है, वही ऐसे लोग हैं जो बिना काम किए कमाते हैं, जो दूसरे के उसके पलते हैं, दूसरे के काम के ऊपर पलते हैं, उसको परजीवी बोलते हैं। हाँ जी। तो हम इसलिए बाबा लोगों को हम कहते हैं कि ये परजीवी लोग हैं कि जो दूसरे की कमाई पे पलते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे लोग अक्सर ही कहते हैं कि वो बाबा के चेहरे पे बहुत नूर है। हाँ जी। ठीक है, वो अलग ही दुनिया है जिसके ऊपर नूर है, क्योंकि जिसने काम नहीं करना, जिसको चिंता नहीं, उसके चेहरे पे नूर ही रहेगा। बिल्कुल सही बात। ठीक है। खाने और पीने को बात दो उनको। दूसरी हाँ बात यह है कि बंदा घर से निकलता है, जो गांव का बंदा है वो घर से अच्छा दूध लेके जाता है, उसमें पानी भी नहीं डालता, बाकी दूध में तो पानी डाल लेता है जो बच्चों को देना है। तो जब वो घर से निकलता वो खालस दूध लेके निकलता है गड़वी भर के, हाँ जी। वहां जाता है, दूध डालता है, नलके से आता हुआ पानी लेके आता है। हाँ तो जी। जिस बाबा की दुकानदारी ऐसी है कि वहां बंदा दूध लेके आता और पानी लेके जाता, उसकी दुनिया लगी तो है, बिल्कुल सही तो बात। उसी के ऊपर नूर होगा, उसी को कोई बीमारी नहीं हाँ होगी। जी। तो वो तो जो बच्चों को पहले तो दूध मिलता ही नहीं है, खाने को पूरा नहीं मिलता, तो जो मिलता भी है वो भी पानी वाला दूध मिलेगा, हाँ तो जी। उनके ऊपर तो नूर कैसे आएगा? बिल्कुल। फिर आप भगवान पे भी भरोसा नहीं करते हो? भगवान का जो कंसेप्ट है वो लंबा है, उसके ऊपर भी बात की जा सकती है। हम तो नहीं मानते हैं हाँ कि जी। भगवान नहीं होता है, लेकिन अगर कोई लोग मानते हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लेकिन दिन है तो रात है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? अच्छाई है, बुराई है?
दिन और रात की बात तो बिल्कुल ही मेरे को लगता कि ये जानने के लिए तो बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो बहुत पहले गलीलियो ने देख लिया कि ये जो धरती है हाँ जी। ये सूरज के, उससे पहले तो ये मानते थे कि धरती खड़ी हुई है, सेंटर है पूरे यूनिवर्स हाँ का और बाकी सब कुछ इसके आसपास घूम हाँ रहा है जी। जो सूरज है। हाँ जी। लेकिन वो गलीलियो ने बता दिया कि उसने दूरबीन घुमाई सूरज की तरफ कि ये जो धरती है ये घूम रही है सूरज के इर्द हाँ गिर्द। जी। तो जब वो सूरज के आसपास, अभी तो एक छोटा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि एक बल्ब लो, उसके आसपास एक बॉल घुमाओ, तो जब बॉल इधर है तो इस तरफ जो रोशनी है वहाँ दिन है, दूसरी तरफ अंधेरा है तो वो रात है। अब उसी को घुमा के जब इधर ले आओगे, यहाँ अंधेरा था रात थी, वहाँ दिन हो जाएगा। तो ये तो आज ये तो अब तो छोटी क्लासों में छोटी क्लासों में हाँ जी, आगे कि लोग जैसे ऐसे अच्छाई मानते है हैं। तो बुराई है, मतलब भगवान लोगों के काम करता है तो मतलब भूत भी होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने वैसे बातें बनाई हुई हैं ऐसी कि वो बहुत हमारा वैसे जब से तर्कशील सोसाइटी बनी है, हाँ जी। हम हर जगह जाने को तैयार हैं जहाँ कोई कहता है कि भूत होते हैं। हाँ जी। हम अगर कोई कहता है कि इस जैसे अभी बठिंडा में पिछले दिनों हाँ जी। एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई है कि वहाँ कहते थे कि वहाँ भूत प्रेत रहते हैं, तो हमारे लोग वहाँ जाके आए हैं। हाँ जी। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। दूसरा बीच में एक आपने टूने टोटके की जो बात की थी, उसमें मैं थोड़ा सा उसका बताना चाहूँगा हाँ जी। कि जो हम कहते हैं कि किसी चौराहे में आपने देखा होगा वहाँ क्या क्या पड़ा होता है, ज़्यादातर चूड़ियाँ पड़ी होती हैं, हल्दी वगैरह पड़ी होती है, सिंदूर पड़ा होता नारियल या है, लाल नारियल कपड़ा। पड़ा होता है और चावल एक पड़े होते हैं, चावल चावल पड़े होते हैं चावल। और एक दारू की कई बार छोटी मोटी बोतल या पगुआ या कुछ हदिया पड़ा त्योहार होता है। वाले दिन ज्यादा होता हाँ, है। ज़्यादा होता है। ये सारा क्या है कि जो इसका पिछोकड़ है वो ज़्यादातर ये कहा जाता है और बड़ा लॉजिकल भी है वो हाँ मानना कि पुराने ज़माने में जब डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, हाँ जी। 4-4, 5-5, 15-15 गाँव में एक वैद्य होता था। हाँ जी। ठीक है, तो वैद्य जो है वो एक जगह बैठा है, उसको उसके या तो वैद्य का नहीं लोगों को पता, ठीक है, तो या तो वो चल के जाए किसी मरीज के पास, उसको पता चले। तो उसके लिए लोग क्या करते थे कि जिस गांव का कोई मरीज बीमार है, मान लीजिए कि कोई लेडी है, तो उसके लिए चूड़ियाँ वहाँ चौराहे में रख देते थे और मार्क कर देते थे कि इस डायरेक्शन की तरफ जो बंदा है वहाँ किसी लेडी की प्रॉब्लम है। अगर नारियल रखा है तो सर की प्रॉब्लम है, अगर कुछ खाने पीने का सामान रखा तो पेट की प्रॉब्लम है। तो वो बताने के लिए ज्यादातर ऐसा होता था कि वैद्य एक इंडिकेशन होती है ताकि उसको पता चल जाए, जाने से पहले वो उसी तरह की दवाई बूटी लेके जाए। ठीक है, और अगर किसी शराबी की प्रॉब्लम है तो दारू की बोतल रख देते थे कि ये दारू की इसको आदत पड़ी हुई है। तो शुरुआत में क्या होता है कि ज्यादातर जो वहम भरम है शुरुआत उनकी इसी ढंग से हुई होती है, लेकिन वो चलते चलते जब उसकी जरूरत नहीं भी रहती तो वो जारी रहते हैं, वहम बन जाते हैं। वहम बन जाते हैं। इसकी एक दो और एग्जाम्पलें हैं। जैसे हम बच्चों के जहाँ तड़ाकी बोलते हैं उसको तड़ाकी बांधते हैं, धागा बांधते हैं। अब तो कम हो गया वैसे है, अभी भी है बहुत जगह। उसका भी लॉजिक है उसका भी कि जैसे इन्होंने बताया कि पुराने समय में डॉक्टर नहीं होता था, घर में बच्चे पैदा होते थे। अब तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं, बच्चा होता है उसको हफ्ते 10 दिन बाद फिर चेक कराने जाते हैं। वो धागे का मतलब क्या होता था बांधने का कि बच्चे की ग्रोथ का पता चलता रहे। धागा ढीला हो गया इसका मतलब बच्चा कमजोर हो रहा है, इसको कोई बीमारी है। धागा टाइट हो गया इसका मतलब बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है। उसको नापने के लिए हम उसके ऐसे तड़ाकी बांध देते थे, उसको तड़ाकी बोलते हैं। उसका लॉजिक था। लेकिन हम बाद में जब बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, डॉक्टर सब कुछ देखते हैं, बच्चे का चेकअप करते हैं, तो उस चीज की जरूरत नहीं होती। लेकिन अभी भी कुछ लोग वहम में पड़े हुए होते हैं, छोटे बच्चों के वो बांधते हैं। ऐसे वहम बहुत चलते हैं ਜਿਹੜੇ उस समय जब बने थे तब उनका लॉजिक था। जैसे एक और छोटी सी एग्जांपल है, जैसे हम किसी के क्रिमेशन पे जाते हैं, अभी भी हम क्रिमेशन में जाते हैं तो कोई वहां से डक्का उठा के फेंकते हैं, सिवियर जलता है तब हाँ कोई लकड़ का डक्का उठा के फेंकते हैं। इसका अब क्या लॉजिक है, पर बना क्यों हुआ है ये कि पुराने समय में जब किसी की कोई मौत होती थी तो वो लकड़ या हो चीज वो इकट्ठी नहीं करता था, तो हर एक गांव वाला अपने घर से एक लकड़ लेके जाता था साथ में। जितने बंदे वहाँ गांव के एक बंदे की डेथ होगी तो हर एक बंदा एक अपने घर से जो पड़ा होता था लकड़ वो वहाँ शिवों में लेके जाता था। सारे जो 50 लकड़ होगी वहाँ उनके शिवा जालने के लिए मटेरियल मिल जाता था।
तो वो तब उनकी जरूरत थी। अब तो हम लकड़ा जो मूल्य लेके आते हैं सारा जहाँ हाँ एक जी। जगह से आती है, हाँ जी। अब उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन वो सिंबल बना हुआ है उसी हाँ तरह जी। कि हमने उस पे लकड़ डाल दी, एक रिवाज बना दिया उसको हमने आगे पखंड में ले लिया, जहाँ पर कह लो कुछ हाँ जी। वो उस समय जब बना था तब उसकी जरूरत थी। हाँ जी। क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे होते कि अपना इंतजाम कर लें, वो लोग सब उनकी मदद करते थे वो, हाँ तो जी। अच्छी बात थी वो। लेकिन अब उसको हमने एज ए सिंबल पखंड के तौर पे करते हैं सभी, वो अच्छी बात है। जो अच्छी बात है उसको हम थोड़ा समय बाद उसको पखंड में ले लेते हैं। हाँ जी। ऐसा बहुत कुछ चल रहा है जो आपको लोगों को समझाने में क्या मुश्किल आती है? लोग जल्दी समझ लेते हैं या बहुत टाइम लेते हैं इन चीज़ों पे विश्वास करने पे? ऐसा है हमारा मानना कि जैसे हम इन मुद्दों में डीपली चले गए, हाँ जी। ये एक तो ये बात है कि हम लोगों को जो बात समझाते हैं समझते हैं, ऐसा नहीं है, हाँ जी। लेकिन उन पे हमारे से उल्ट जो प्रभाव है वो ज़्यादा है, हाँ इनको जी। मानने वालों का प्रभाव ज़्यादा है। हाँ जी। तो हमारे हम जब से काम कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे प्रखंड हैं जो हमारे वजह से गांव में बंद हो गए। जैसे कोई भूत प्रेत खेलते थे गांव में, ऐसा चलता था, बहुत कुछ बंद हो गया। लेकिन जो ये पखंडी लोग हैं वो उसको नया रूप दे देते हैं। हाँ जी। जो पखंड का है वो भी समय के साथ साथ अब हम ये मानते हैं कि टीवी की इन्वेंशन साइंस ने की है, बिल्कुल। टीवी साइंस की हाँ जी। कार्ड है। लेकिन टीवी को सबसे ज्यादा वक्त कौन रहे, ये सुबह देख लो, दोपहर को देख लो, शाम को देख लो, ये पखंडी लोग करते हाँ हैं जी। उस पे बैठ के अपना कोई कब्ज बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा हाँ है, जी। ये सारा उसको यूज कर रहे हैं। हाँ जी। वो जब समा बदलता है तो ये उनका जो नया लूटने का, लोगों को मूर्ख बनाने का तरीका वो भी बदल जाता है। हाँ जी। और जो पुराने तरीके हैं हम उसके पीछे जाते हैं, उसको समझाते हैं, लोग एक बात को समझते हैं, वो नई बात ढूंढ लेते हैं। हाँ जी। तो इसलिए हम सोचते हैं कि जितने देर में ये खंड हमारे मनों में बसा हुआ है, हाँ जी। इसको निकालने में उससे भी ज्यादा समय लगेगा जब लोगों आप के इस मनों से। समाज के साथ नहीं जुड़े हुए थे तब आप इन चीजों में विश्वास करते थे? हाँ, हम सारे जो धार्मिक परिवारों के बच्चे हैं, हम हाँ छोटे जी। बच्चे हैं, हम पहले तो हम भी ऐसे ही थे। लेकिन जब हमने जैसे इन्होंने बोला कि हमने किताब पढ़ी, देव पुरस्कार गए, हाँ वो जी। किताब पढ़ी, हमने भी उसके साथ फिर हमने कंपैरेटिव स्टडी शुरू की। हाँ धार्मिक जो किताबें हैं वो भी पढ़ी, ये साइंस वाली किताबें हैं वो भी पढ़ी। फिर हाँ हमें जी। सच्चाई का पता चला उसकी। जब आप कोई भी है, आप एक साइड की स्टडी करोगे तो आपको दूसरी हाँ जी। साइड नहीं पता चलेगी। बिल्कुल। जब आप कंपैरेटिव स्टडी करोगे तो आपको सच्चाई का पता चलेगा। तो अब हमारे मन में ऐसी चीज कुछ भी नहीं है, बाकी कोई वहम नहीं है हमारे। जो आपने पूछा कि लोगों का जो समझना है वो समझ जाते हैं या उसमें मुश्किल आती है, हाँ जी। तो उसमें देखो जो समाज की तब्दीली है वो तो वैसे भी हो रही है। हाँ जी। कि पहले जो पुराने ज़माने में हमने एक जगह से दूसरी जगह अपनी बात पहुंचानी हो तो चिट्ठी लिखते थे। हाँ जी। फिर टेलीफोन आया, वो हम अप्लाई करते थे तो 2-2 महीने टेलीफोन नहीं लगता था। आज हम जाते हैं, सिम डालते हैं और कुछ मिनटों में ही हमारी हाँ जो जी। बात देश विदेश में हो जाती है। हाँ जी। तो तब्दीली तो होनी ही होनी है। उसमें ये है कि नेगेटिव कितनी हो रही है, उसमें अंधविश्वास कितना फैल रहा है, उसमें हमारे सोचने में जो तब्दीली आ रही है कि नहीं है, वो हाँ जी। मैटर करती है। जो सोचने में तब्दीली है और हमारे जो परंपराएं हैं उसमें तब्दीली हमेशा स्लो होती है। हाँ जी। जो हम देखने में मॉडर्न है वो तो होते हैं, लेकिन जो हमारे दिमाग में सोच है वो हमेशा एक डिले रहती है। हाँ जी। तो उसमें जो परंपराएं हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने कहा ना कि हमारी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, कारें हैं, हमारे मोबाइल हैं, वो बदल गए। इसी तरह से क्या है कि जैसे जो डेथ होती है जब किसी हाँ की, जी। तो उसकी जो बॉडी है उसको हमने किसी उसकी इज्जत के साथ उसको डिस्पोज ऑफ करना है। हाँ जी। तो उसके लिए हम लोग उसको जलाते हैं, कुछ लोग उसको दफनाते हैं, हाँ जी। और कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे जैनियों में कहा जाता है या पारसियों में शायद है कि वो जो समंदर के किनारे रहते हैं वो उसको किसी छज्जे के ऊपर रख देते हैं। हाँ तो जी। वो जो खाने वाले जो पंछी हैं उसको खा जाते हैं, हड्डियां वो समुद्र में गिर जाती हैं और वो हाँ जी। पानी में बह जाती हैं। तो उनका एक अलग तरीका है। तो अभी क्या मॉडर्न एज है जो, उसमें जो डॉक्टरी है, मेडिकल साइंस है जो,
उसकी ज़रूरत बन गई है कि जो बच्चे डॉक्टरी पढ़ते हैं वो एक्चुअल बॉडी के ऊपर स्टडी कर सकें। तो अब एक नई परंपरा जो एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में जिसका जो श्रेय मैं दे सकता हूँ तरकशील सोसाइटी पंजाब को, कि हमारे जो पहले तरकशील सोसाइटी के प्रधान थे, पहले तो नहीं, मतलब 2002 की बात है, हमारे पंजाब के जो प्रधान थे कृष्ण बरगाड़ी, उनकी डेथ हुई थी कैंसर से। सीएमसी लुधियाना को उन्होंने उससे पहले ही, जब उनकी डेथ, उनको पता था कि मैंने बचना नहीं है, तो उन्होंने अपनी बॉडी डोनेट कर दी थी सीएमसी लुधियाना को। तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं जो एमबीबीएस करते हैं, वो ऐसे लगता है कि वो लास्ट में जाके कभी बॉडी देखते होंगे, जबकि सच्चाई ये है कि वो पहले 6 महीने में ही सबसे पहले जो काम शुरू करते हैं वो बॉडी से ही शुरू करते हैं। और सभी अस्पतालों में बॉडी रखने के लिए एक अनाटॉमी डिपार्टमेंट होता है, तो उसी से उनको पता चलता है। वो पहले मॉडल थे, उस पर पढ़ाई करते थे, लेकिन मॉडल में और रियल बॉडी में बहुत फर्क है। तो वो रियल बॉडीज हैं उनके पास आती नहीं थी, तो इसलिए मॉडल पे पढ़ना पड़ता था। अभी जो परंपरा बदली है, जो मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों की, जैसे आपने कहा कि दिक्कत तो आती है बदलने में, लेकिन जैसे जैसे लोगों को कन्विंस होते हैं कि एक बॉडी को जलाने में हमने पहले तो 2-3 क्विंटल लकड़ी खराब की, पेड़ खराब किए हमने, प्रदूषण का इशू बना, फिर हमने खर्चा किया, ठीक है ना। तो तीसरा हमने एक वो बॉडी वेस्ट कर दी जिसके ऊपर कोई बच्चा मेडिकल की पढ़ाई कर सकता था। तो अनाटॉमी डिपार्टमेंट में क्या है कि वहाँ वो जो बच्चे हैं वो आँख कैसे काम कर रही है, अंदर जो हमारे लंग्स हैं वो कितनी काम कर सकते हैं, तो एक बॉडी के ऊपर हजारों बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं। एक मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। 32 सेक्टर में एक डॉक्टर ने हमको बताया कि उन्होंने एक बार ऑपरेशन करना था, तो वो पेशेंट का जब उन्होंने ऑपरेशन करना था, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि इसका कट मैं फ्रंट से लगाऊं पेट से या पीछे से लगाऊं। तो अब किसी जिंदा बंदे के ऊपर तो करके देख नहीं सकते उसको, तो उन्होंने एनाटॉमी डिपार्टमेंट में वो कट लगा के देखा कि मेरे को कम से कम जो है जो दिक्कत आएगी वो कहाँ से आएगी। तो इस तरह का फायदा है जो बॉडी डोनेट करने का, कि हमारी जो परंपराएं हैं वो इसी तरह से बदलती हैं कि पहले कुछ और होती हैं, समय के साथ जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी बदलती है, फिर बंदों की साइंस और परंपराएं भी साथ साथ में बदलती है। समय लगता है इस बात को। हाँ जी, जैसे कहते हैं वीरवार वाले दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए, इस बारे में आप कितना विश्वास करते हैं? ये तो दिन जो है वो क्या है कि वो हमने अपनी सुविधा के लिए बनाए हैं, कि ये सोमवार है, ये मंगलवार है, बुधवार है। अदरवाइज क्या है कि एक सूरज है, उसके इर्द गिर्द एक धरती घूम रही है, वो 365 डेज में उसका चक्कर पूरा करती है, ठीक है। तो मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि जैसे मेरा भी अक्टूबर में मैं 56 साल का हो जाऊंगा, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे जन्म के बाद 56 टाइम इस धरती ने सूरज के चक्कर लगा लिए हैं। तो इसी तरह से ये जो बात है कि कपड़े धोने की या कुछ, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि धरती को नहीं पता कि आज वीरवार है या शुक्रवार है, वो तो वैसे ही घूमती रहती है। तो इसी तरह से इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जिन लोगों का, अब भ्रम कौन डालता है, जिससे किसी का तोड़ी फुलका चलता हो, जिसका रोजगार चलता हो। तो दो तरह के लोग हैं जो हमको इसमें से नहीं निकलना देने चाहते, जिनका रोजगार चलता है। वो पुजारी लोग जो हैं उनका रोजगार इसी बात पे चलता है, वो लोगों को यही चीजें समझाते रहते हैं कि आपकी समस्याएं इस वजह से हैं, और हमको भी लगने लगता है कि मेरे को ये दिक्कत आई है तो हो सकता है इसलिए हो कि मैंने वीरवार को कपड़े धो लिए। लेकिन हमने जो सभी काम है, हमारी तरकशील सोसाइटी के ज्यादातर लोग उस काम को जरूर करते हैं जो ये कहा जाता है कि इस दिन नहीं करना है। तो इसके बारे में सुरजीत जी आपको बताएंगे कि ये जो इन्होंने बोला कि हमने तो ये जो काम बोला कि शनिवार को करना है, शनिवार को लोहा नहीं खरीदना, तो मैं तो शनिवार को जानबूझकर जाता हूँ लोहा खरीदने। कोई काम जो इस दिन सिर नहीं धोना इस दिन, वैसे तो हमारे घर में तो वैसे ऐसा वहम है ही नहीं कोई, हमें तो दिन का पता ही नहीं होता। या सूर्य ग्रहण से जोड़ देते हैं बातों। हाँ, सूर्य ग्रहण की भी बात है कि बहुत लोग ऐसे कि सूर्य ग्रहण जब लगता है उसके साथ बहुत वहम जुड़े हुए हैं। उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब 95 के एंड में शायद सूर्य ग्रहण लगा था एक, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी तब,
कि लोगों के मन में ऐसा था कि प्रेग्नेंट औरत को तो घर से बाहर अंदर कमरे में बंद कर देते हैं कि आज सूर्य ग्रहण है। लेकिन मैं जानबूझकर हमने बाहर निकले, हम सूर्य ग्रहण है, हमने एक्सरे से सूर्य ग्रहण देखा, पूरा उसका एंजॉय किया। लेकिन उसके बाद जो किड्स का बर्थ हुआ वो हमारी बेटी थी, तो वो हमारी बेटी है जी बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई उसको समस्या नहीं है। 27 ईयर की होगी है वो, तो कोई नॉर्मल है, कोई किसी जे हम वहम में पड़े रहते कि हम उसको बाहर नहीं निकलने देना, तो हम भी मान सकते थे कि हम भी वहम में पड़े हुए, लेकिन हम इन चीज़ों से हम बिल्कुल निकले हुए हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने वहम कितना करना है, क्योंकि जो ये लोग हैं जो लूटने वाले हमको, तो हमको इन